सिने इंक, हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। आमनामा, आप सुन रहे हैं सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज का 6वां एपिसोड। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है। आमनामा दुनिया के तकरीबन सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे एप्पल, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन पर मौजूद है। यूं तो हमारे सभी प्रोग्राम आप सिने इंक की वेबसाइट cineinc.com और यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पॉडकास्ट सीरीज सुनने का मज़ा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा आता है। जैसे कि स्पॉटिफाई और एप्पल ऐप्स में से कोई एक डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज़ इन ऐप्स पर आप हमें फॉलो या सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब कुछ मुफ्त, फ्री। गालिब फरमा गए हैं, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। और हम तो गालिब के पसंदीदा महबूब फल आम की बात कर रहे हैं। जी, तो खिदमत में अर्ज है कि आज इस एपिसोड में हम तफसील से जिक्र करेंगे कि यूं तो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा आम हिंदुस्तान में पैदा होता है, लेकिन क्या वजह है कि इसकी एक्सपोर्ट 5% से भी कम है। मतलब आम की ट्रेड या तिजारत पर मेहर आलम खान से दिलचस्प गुफ्तगू होगी और ये जिक्र भी आएगा कि आप हमसे आम लें और हम आपसे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल लेंगे। पूरा किस्सा सुनिएगा अभी थोड़ी देर में। आमनामा सीरीज का ये एपिसोड लंदन में 1 जनवरी सन 2021 के रोज रिकॉर्ड किया जा रहा है। हमारे चारों तरफ कोविड-19 का कोहराम है। लोगों से मिलने जुलने पर सख्त पाबंदी है। हर दिल उदास है। मायूसी के आलम से निकलकर उम्मीद के पहले दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। खुदा से दुआ है नए साल के आने वाले दिन, हफ्ते, माह आपके लिए अमन व सुकून, खैर व आफियत का पैगाम लेकर आएं। मीर का एक शेर बेख्तियार याद आता है। अलीगढ़ में मेरे उस्ताद इरफानी साहब कहा करते थे, मियाँ शेर सुनिए और सर धुनिए। कैसा चमन कि हमसे असीरों को मना है, चाके कफस से बाग की दीवार देखना। कुछ ऐसा ही आलम है। आमनामे के इस 6वें एपिसोड में मीर के इसी शेर के हवाले से बात आगे बढ़ाते हैं, उन गीतों के जिक्र के साथ जो आम को फल से ज़्यादा एक कैफियत, एक एहसास और एक युग का दर्जा देते हैं। और युग हम सबका नॉस्टैल्जिया होता है, अच्छा भी बुरा भी। अम्बुआ की डारी, कोयलिया, मौसम बहार, सावन भादों, मिलन, जुदाई, ये सब कुछ याद दिलाते हैं एक युग की। 1950 में जयश्री ने ये गीत गाया तो 1952 में आशा भोसले ने भी सुर लगाया। अम्बुआ की डारी बोले कारी कोयलिया, आजा बलमुआ हमार, आजा आजा बलमुआ हमार, आजा। अम्बुआ की डारी बोले कारी कोयलिया, आजा बलमुआ हमार, आजा आजा बलमुआ हमार। वाह आशा जी, किस दौर में पहुंचा दिया। सबसे खूबसूरत बात यह है कि गिनती के अल्फाज होते हैं, अम्बुआ की डारी, अम्बुआ तले, और यही एहसासात युगों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। अब से तकरीबन 800 साल पहले अमीर खुसरो अम्बुआ तले की जिस कैफियत को बयान करते थे, वो आज 21वीं सदी के नौजवान यूं याद रखते हैं। अम्बुआ तले डोला रख दे निहरवा, आए सावन के बहार रे। अम्बुआ तले डोला रख दे निहरवा, आए सावन की बहार रे। अम्बुआ तले डोला रख दे निहरवा। ये पाकिस्तानी कोक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग है। जावेद बशीर, हुमैरा चांदना और उनके साथी म्यूजिशियंस का ट्रिब्यूट है 1963 की फिल्म बंदनी के कंपोजर S.T. बर्मन को और आशा भोसले को। मैं एतराफ़ करता हूँ, कन्फेस करता हूँ कि जब जब
मैं ये गीत सुनता हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अंगुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में ख्वाब, सावन की ठंडी बहारें, छलके नयन मोरा कस के रे जियरा, बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। उफ, क्या हॉन्टिंग मेलोडी है। सच बताइए, आप किस एहसास से गुजरते हैं जब आप ये गीत सुनते हैं? एक लफ्ज आम, अम्बा, अम्बुआ कितनी यादों के तार छेड़ देता है। अब एक बार फिर जरा मीर का शेर याद कीजिए, कैसा चमन कि हमसे असीरों को मना है, चाके कफस से बाग की दीवार देखना। आज के प्रोग्राम में आपके कमेंट्स भी शामिल हैं, और हाँ, धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया का एक अंश भी सुनिएगा अचला शर्मा की आवाज में, और साजिद रजा खां आज अहमद अलवी की एक नज्म लेकर हाजिर हो रहे हैं। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। आमनामा सीरीज के छठे एपिसोड में मेहर आलम खान साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब। आदाब परवेज साहब, और आमनामा के सभी सुनने वालों की खिदमत में मेरा आदाब अर्ज है। आदाब जनाब हुजूर। उम्मीद से कम चश्मे खरीदार में आए, हम लोग जरा देर से बाजार में आए। वाह वाह परवेज साहब, क्या उम्दा शेर पढ़ा है आपने शहरियार का। और आम की तिजारत के ताल्लुक से भी ये कितना मौजूद शेर है इस वक्त कि हम लोग जरा देर से बाजार में आए। ज़हर शहरियार का ये शेर है, और ये शेर देखिए मेहर साहब, यूं तो आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए है जो ज़रा लरसते, झिझकते, शर्माते बाजार में आ तो गए हैं, लेकिन कमबख्त ढंग का कोई जोहरी नहीं मिलता जो परख सके। लेकिन फ़िलहाल इस शेर को हम हिंदुस्तानी आम की नज़र कर देते हैं, जो कि आज बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ है, और वो उसको मकाम मिल नहीं पा रहा जहाँ उसको होना चाहिए था। पहले तो परवेज साहब ये बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि आम भारत की तारीख का एक सुनहरी चैप्टर है, और इस मुल्क में आम की रिवायत लाखों बरस पुरानी है, और ये कि आम की बाकायदा काश्त का सिलसिला भी यहाँ गुज़िश्ता 4000 सालों पर फैला हुआ है। जी, पिछले एपिसोड्स में हम लगातार इस मसले पर बात भी करते रहे हैं। तो दरअसल है क्या ये, इंटरनेशनल सीन क्या है? जी परवेज साहब, आम की ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है उसमें भारत का हिस्सा बहुत ही कम है, 1%, 2% या फिर 3%। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ये बात सही है कि जितना उसका पैदावार है आम की, उसके तनासुब से एक्सपोर्ट का हिस्सा भारत का बहुत कम है। बहुत ही कम है भाई। परवेज साहब, आप ये तो जानते ही हैं कि भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यानी प्रोडक्शन के लिहाज से भारत का नंबर पहला है। जी हाँ, हमने जिक्र किया है कि इसका नंबर पहला है, लेकिन आम के ग्लोबल एक्सपोर्ट में दुनिया में उसका नंबर 5वां है। जी, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आम की पैदावार के मामले में 6 नंबर पर है, मगर आलमी एक्सपोर्ट के मामले में उसका नंबर 3 है। भाई ये कमाल की बात बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के मामले में पाकिस्तान का जो दर्जा है वो 3 नंबर पर है। इसकी एक वजह तो शायद ये भी है, कुछ हम भी जरा दूर ही रहते हैं वहां से। कुछ हम भी जरा दूर ही रहते हैं वहां से। वाह। बाजार में कुछ अपने खरीदार भी कम हैं। बहुत उम्दा। देखिए परवेज साहब, दुनिया में आम की कुल सालाना पैदावार जो है वो तकरीबन 55 मिलियन मीट्रिक टन है, और इसमें भारत का हिस्सा 21 मिलियन टन है, और ये लगभग 40% होता है। जी, वैसे तो दुनिया के तकरीबन 100 मुल्कों में आम की काश्त हो रही है, मगर पैदावार के मामले में जो मुल्क 5वें नंबर पर आता है आम के ग्लोबल एक्सपोर्ट के मामले में, परवेज साहब, उसका नंबर 1 है। यानी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को आम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क, और वो है मैक्सिको, जहां से आम के कुल आलमी एक्सपोर्ट का कोई 10%
हिस्सा एक्सपोर्ट होता है। तो साहब इंडिया की क्या पोजीशन है मेहर साहब यहाँ पे? परवेज साहब, आपके इस सवाल में छुपे हुए प्रोवोकेशन को मैं खूब समझ रहा हूँ। कोई प्रोवोकेशन नहीं है भाई साहब। मगर इस पर आने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दुनिया में न सिर्फ आम की पैदावार में तकरीबन 4% सालाना का इजाफा हो रहा है, बल्कि आलमी मंडियों में उसकी मांग और मुख्तलिफ मुल्कों में आम के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी इजाफे का ट्रेंड साफ तौर पर नजर आता है। वो ट्रेंड तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साफ नजर आता है। लेकिन आपका जो सवाल है उसके जवाब में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका को भारत से आम के एक्सपोर्ट की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा ख़राब है हुजूर। अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आम इम्पोर्ट कर रहा है जी। भारत से उसका इम्पोर्ट जो है वो बहुत ही कम है परवेज साहब, तकरीबन आधा फीसदी। और उसकी कुछ वजह हैं जिस पर हम बात करेंगे। अच्छी बात और अहम बात यह है कि आम के काश्तकारों और ताजरों के लिए ये बात ज्यादा अहम है कि दुनिया में आम की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है और आम का ग्लोबल मार्केट जो आज $1 मिलियन में है, US $1 मिलियन में, वो बहुत जल्दी $1 बिलियन में तब्दील होने वाला है। मेहर साहब, मैं मानता हूं कि बात मिलियंस से बिलियंस तक पहुंचने वाली है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए इस कदर कम क्यों हैं? परवेज साहब, आप तो वाकिफ हैं कि अमेरिका ने भारत से आमों की इंपोर्ट पर 18 सालों तक पाबंदी लगाई हुई थी और इस पाबंदी के जो रीजंस बताए गए थे वो फाइटोसैनिटरी रीजंस कहे गए थे। फाइटोसैनिटरी रीजंस, जी, यानी वही फ्रूट फ्लाई का किस्सा था कुछ। लेकिन 2006 में जब अमेरिकी सदर जॉर्ज W. बुश भारत आए और वहां आकर उन्होंने भारत के एक बहुत ही आला दर्जे के आम का जायका चखा, तो फिर क्या हुआ? अच्छा होगा कि इस पर तफसील से रोशनी कुछ आप डालें। देखिए मेहर साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि 1980 के आखिरी हिस्से में अमेरिका ने हिंदुस्तानी आमों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, जो कि 1 मई सन 2007 में उठा ली गई। अब ये वो किस्सा है जिसका हमने तफसील से पिछले एपिसोड में जिक्र किया था। उस वक्त अमेरिका तकरीबन 2.5 लाख टन आम इंपोर्ट करता था और ये आम ज़्यादातर मैक्सिको और दूसरे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से आती थी, जैसा कि अभी आपने बताया। जी हाँ। मेहर साहब, मुझे इजाज़त दें इस बात में थोड़ा सा और इजाफा करने के लिए। और मुझे याद है कि मैंने सन 2007 में कहीं पढ़ा था कि जब अमेरिका ने भारत से कहा कि ठीक है, हम आपके आम आने देते हैं, अब आप ये बताइए कि आप अमेरिका का कौन सा सामान भारत आने देंगे। तो भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए तब ये कहा था कि ठीक है, हम आपकी जो आइकॉनिक मोटरसाइकिल की ब्रांड है हार्ले डेविडसन, तो हम हार्ले डेविडसन की भारत में इंपोर्ट की इजाज़त देते हैं। मतलब ये कि तुम मेरा आम ले लो, मैं तुम्हारी हार्ले डेविडसन ले लूँगा। जी। तो मेहर साहब, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपके पास बड़ी दिलचस्प कुछ मालूमात हैं। एक डॉक्टर भास्कर सावनी साहब हैं जो कि इंडियन मैंगोस को अमेरिका में ला के बसा देना चाहते हैं। जी हाँ। इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी शहरी डॉक्टर भास्कर सावनी, जो पेशे से डेंटिस्ट हैं और जो अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में रहते हैं, उन्होंने आम के ताल्लुक से 2006 में इंडिया और US के दरमियान हुई डील के लिए जो लॉबिंग हुई थी उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया था। हाँ, अमेरिका में बिना लॉबिंग के तो कुछ नहीं होता जनाब। जी। डॉक्टर सावनी जो हैं वो हवाई के बिग आइलैंड में कैप्टन कुक के मकाम पर उनका अपना एक 45 एकड़ का फार्म है और इस फार्म में इंडिया के आमों की तकरीबन 10 वैरायटीज को वो ग्रो करने में मसरूफ है। जी। छोटे पैमाने पर ही सही, मगर डॉक्टर सावनी इंडिया से अल्फांसो और कैसर और दूसरे आम इंपोर्ट कर रहे हैं। परवेज साहब, देखिए फिर हमारी गुफ्तगू का रुख मुड़ गया। मैं सब रुख तो मुड़ना ही था, लेकिन ये बात तय है कि जॉर्ज W. बुश इंडिया गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ में बातें हुई, डायलॉग हुआ और उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ हल निकला। मुझे इजाज़त दें कि मैं शहरियार का एक और शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी। अब रात की दीवार को ढहाना है ज़रूरी, अब रात की दीवार को ढहाना है ज़रूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। वाह वाह परवेज साहब, क्या खूब कहा शहरियार साहब ने। ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। जी। परवेज साहब, आज आप बहुत मूड में लगते हैं, बहुत उम्दा, बल्कि अगर कहूँ कि धांसू शेरों के जरिए मुझ पर हमला आवर हो रहे हैं। वाह, शुक्रिया जनाब। मैं आपसे मुतफिक हूँ और बकौल अमजद इस्लाम अमजद, हमें हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, हमें हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, हमें हमारी अनाएं तबाह कर देंगी, मुकालमे का अगर सिलसिला नहीं करते, मुकालमे का अगर सिलसिला नहीं करते। वाह, क्या बात है, वाह।
जी परवेज साहब, where there's a will there's a way। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मसाइल का अगर पायदार हल ढूंढना है तो वो डायलॉग के जरिए ही निकाला जा सकता है। मगर आप ये भी मानेंगे कि दूरियां सिमटने में देर तो कुछ लगती है। दूरियां सिमटने में देर तो कुछ लगती है। दूरियां सिमटने में देर तो कुछ लगती है और रंजिशों के मिटने में देर तो कुछ लगती है। रंजिशों के मिटने में देर तो कुछ लगती है। रंजिशों का मामला तो है, लेकिन मेहर साहब मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में थोड़ा मुआयना वगैरह चेकिंग इंस्पेक्शन भी खूब होता है। जी परवेज साहब, यूएस को जो सबसे ज्यादा तकरीबन 86% आम एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है वो है मैक्सिको। जी। और मैक्सिको से ट्रक और शिप के जरिए आम बआसानी अमेरिका पहुंच जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान से अमेरिका की दूरी भी बहुत ज्यादा है और इसलिए वहां से बाय एयर ही आम अमेरिका भेजे जाते हैं और आम की कीमत से 3-4 गुना ज्यादा खर्च उसे भेजने पर आ जाता है। जी। और एक बात और है वहां पर वे साहब कि वहां जो एक्सपोर्टर है, इंडियन एक्सपोर्टर है, उसको यूएसडीए का इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है और उसकी जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं उसका मुआयना कराना पड़ता है। और जब वो यूएसडी का इंस्पेक्टर ये सब करके चले जाते हैं और आम जो है यहाँ से भेज दिया जाता है अमेरिका, और अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर उस आम को फिर मुआयना करते हैं एफडीए के आदमी। जी, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए। जी, ये सब फैक्टर्स हैं जो अमेरिका को इंडिया से आम के कम एक्सपोर्ट होने के लिए जिम्मेदार हैं। जी परवेज साहब, इसके अलावा कुछ अमेरिकी सियासत भी इसके लिए जिम्मेदार है। यूएस का जो नेशनल मैंगो बोर्ड है जो वहाँ आमों की तिजारत की इजाज़त देता है, उसमें भी जो गैर मुल्की मेंबरान होते हैं वो ज़्यादातर लैटिन अमेरिका से हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का जो इन्फ्लुएंस है यूएसए पर वो ज़ाहिर सी बात छाया हुआ है। सो इसलिए उनका एक बायस भी हो सकता है कि जो लैटिन अमेरिका से आने वाले आम हैं उनको वो आसानियाँ फराहम करते हैं और जो दूसरे मुल्कों से आने वाले आम हैं उनके लिए शायद वो कुछ दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। मेहर साहब, अमेरिका का जिक्र बहुत हो गया और अगर आप इजाज़त दें तो अब यूके की तरफ आते हैं जहां हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पूरे यूरोप का जिक्र करते हैं। भले ही हमारा यूके 1 जनवरी सन 2021 से एग्जिट कर गया है, मतलब ब्रेक्सिट हो चुका है, लेकिन फिर भी रिश्ता तो है। अर्ज ये है कि यूरोप में फाइबरलेस आमों की ज़्यादा मांग है। जी। और यूके में भी ऐसा ही है और ये मांग तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के हवाले से एक बात ये सामने आई है कि सन 2017 में वहाँ कुल 38,000 टन आम मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे, यानी इंपोर्ट हुए थे यूरोप में। लेकिन अगले ही साल यानी 2018 में यूरोप में उसके मुकाबले यानी पिछले साल के मुकाबले में 10 गुना आम यानी 4 लाख टन आम इंपोर्ट किए गए। दिलचस्प बात है। अब यूरोप की मैंगो तिजारत पर यह भी मालूम हुआ है कि नीदरलैंड का ज्यादा गलबा है। यूरोप की कुल मैंगो ट्रेड पर हॉलैंड का हिस्सा तकरीबन 55% है। स्पेन, पुर्तगाल और जर्मनी आम की तिजारत के अहम मरकज बनकर उभर रहे हैं। बहुत उम्दा। परवेज साहब, यूके में आप इतने सालों से रह रहे हैं, यहाँ की सियासत, सकाफत, रिवायत और तिजारत सब पर आपकी बड़ी शार्प नजर है, तो ये कहानी आप ही सुनाइए ना। शुक्रिया मेहर साहब, कहानी सुनाने का तो मुझे वैसे ही शौक है। जी हाँ। देखिए, मुझे याद पड़ता है मेहर आलम साहब कि ये अप्रैल सन 2014 की बात है जब यूके बरतानिया यूरोपियन यूनियन या ईयू का मेंबर होता था। जी जी जी। और ईयू ने भारत से जो यूरोप आने वाले आमों की ट्रेड या तिजारत थी उस पर पाबंदी लगा रखी थी और इस बैन के पीछे मकसद ये बताया गया था कि हिंदुस्तानी आम सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अच्छा। अभी आपने खुद ही जिक्र किया था कि अमेरिका में भी इसी तरह का एक सवाल उठा था, इसलिए कि इसमें फ्रूट फ्लाइज पाई गई थी। जी हाँ। सेहत से ज्यादा यूरोप में ये फिक्र थी कि ये फ्रूट फ्लाइज यूरोपियन सैलड और दूसरी फसलों के लिए भी एक इन्फेक्शन का सबब बन सकती हैं। खैर, तो बाकी यूरोप का तो मुझे देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, और लेकिन मुझे इतना अच्छी तरह से याद है कि यहाँ यूके में जहाँ से हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जहाँ से हम ये प्रोग्राम अपलोड भी करते हैं लोगों के लिए, आम के शौकीन लोगों का यहाँ पे दिल बैठ गया था उस ज़माने में। सन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे ज़्यादा झगड़ा भी ब्रिटेन की सरकार ने किया था उस मामले पे। यहाँ के बहुत सारे एमपीज़ और मिनिस्टर्स ने ब्रसल्स में ईयू ऑफिशियल्स के साथ कई मीटिंग्स की थी। उन्होंने ईयू को समझाया कि साहब, आपने इंडियन मैंगोज़ को बैन करने का जो फैसला है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर लिया है।
और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपने किया क्या है। हम पर दिल्ली की ही नहीं बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यूके में, उन सब का यानी कि अवाम का बहुत सख्त दबाव पड़ रहा है हम पर कि हम EU ऑफिशियल्स यानी आपकी खिदमत में हाजिर हों और आपसे ये मुतालबा करें, डिमांड करें कि ऐसा क्यों किया आपने। इंडियन ओरिजिन के एक बहुत ही पावरफुल MP होते थे मेहर साहब उस ज़माने में, कीथ वाज। जी जी जी। लेस्टर ईस्ट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, वहाँ से इलेक्ट होकर आते थे। तो साफ वो फ़ौरन अल्फांसो आमो की एक पेटी लेकर तब के वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन के घर, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहलाता है, वहाँ पे जा दमके। और ये बात सन 2014 की है। साथ में सैकड़ों लोगों की दस्तखतशुदा एक पिटिशन भी वो ले गए थे और भी कई MPs ने पार्लियामेंट में उस ज़माने में बहुत सारे सवाल किए थे। तो लेस्टर साउथ के एक MP होते थे जॉन एशवर्थ, उन्होंने भी मिनिस्टर्स को ख़त लिखे और कहा कि भाई आमों की तिजारत को नुकसान पहुँचेगा, क्या कर रहे हैं आप। हालांकि ये ट्रेड कोई ख़ास वॉल्यूम्स में नहीं थी। समझा ये जाता है कि तकरीबन 16 मिलियन आम इम्पोर्ट होते थे, ये तादाद के हिसाब से नग गिन के मैं कह रहा हूँ। और इन आमों की कीमत उस ज़माने में 60 मिलियन पाउंड बताई गई थी। तो ये था कोई वॉल्यूम ट्रेड का। जी हाँ। तो मैं साहब सन 2014 की इंग्लिश समर में हम यहाँ लंदन में आमों को तरस गए थे, लेकिन 20 जनवरी सन 2015 में खुशखबरी मिली कि EU ने इंडियन मैंगोज़ पर से जो यूरोप आने पर पाबंदी लगाई थी वो हटा ली। मुझे याद है यहाँ लंदन में जश्न का माहौल था। खबर मिलते ही ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपनी पीठ थपथपाई और साहब 20 जनवरी सन 2015 में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब थे कीथ वाज, उन्होंने तकरीर की पार्लियामेंट में। जी, उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटा पहले मुझे EU से खबर मिली है कि इंडिया से आने वाले मेरे महबूब फल अल्फांसो पर से बैन हटा लिया गया है। ये जो हजरत हैं कीथ वाज, ये गोवा से आते हैं ओरिजिनली। जी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर स्पीकर, मैं कोट करता हूँ, विल यू जॉइन मी इन वेलकमिंग द डिसीजन टेकन 30 मिनट्स अगो बाय द EU ऑफिशियल्स एंड विल यू एग्री विद मी दैट देयर आर लेसन्स दैट शुड बी लर्नड बाय द EU दैट बिफोर दे मेक दीज डिसीजंस देयर शुड बी प्रॉपर कंसल्टेशन एंड प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी। क्या खूब तकरीर की साहब। सब कीथ वाज का ये जुमला सुनकर तब ब्रिटेन के जो फॉरेन सेक्रेटरी होते थे, वज़ीर ख़ारजा विदेश मंत्री फिलिप हैमंड साहब, वो फ़ौरन खड़े हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यस आई एम एब्सोल्युटली क्लियर देयर शुड बी फुल ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑल इश्यूज कंसर्निंग मैंगोस। अरे वाह। और मेहर आलम खान साहब, उस साल इंग्लिश समर में लोगों के चेहरे खिले हुए थे, इसलिए कि हिंदुस्तानी आम लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, ग्लासगो वगैरह सभी बड़े शहरों में नजर आ गया, गोया कि ईद का चांद हो। अरे वाह। मेहर आलम खान साहब, हमने आमनामे के पहले एपिसोड में ही आपका इंट्रोडक्शन कराते वक्त लोगों को बता दिया था कि ये मेहर आलम खान साहब हैं और इनके आम के बागात हैं और आम की दुनिया के हवाले से आप हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। तो मैं आपके सामने सवाल ये रखता हूँ कि फिर क्या किया जाए, मतलब ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी जो एक्सपोर्ट है आमों की, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए परवेज साहब, हम और आप इस मौजू पर इस प्रोग्राम से हटकर भी बातें करते रहे हैं। साउथ एशिया का रीजन है, वहां पर एक फेडरेशन की जरूरत है, साउथ एशियन फेडरेशन फॉर मैंगो डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये नाम मेरे जहन में है। मतलब नाम भी सोचकर बैठे हुए हैं आप। लेकिन नाम कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा सजेशन है। और नई वैरायटीज के मामले में क्या कहना है? जहां तक नई वैरायटीज डेवलप करने का सवाल है और उसमें इस तरफ रिसर्च का सवाल है, इसमें इंडिया ने काबिल जिक्र तरक्की की है। कोई 8 वैरायटीज जो हैं वो गुज़िश्ता चंद सालों में इंडिया में डेवलप हुई हैं आम की, जिनका जो फाइबरलेस हैं, जिनका खुशबू भी बहुत अच्छी है, जिनका गूदा बहुत मजबूत भी है, कलरफुल भी हैं और जायका भी बहुत उम्दा है। 8 वैरायटीज ये क्या है? इसमें आम्रपाली है, मल्लिका है, अरुणिमा है, और फिर अर्का सुप्रभात है, और फिर अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, अर्का नीलकरण वगैरह। ये वैरायटीज़ जो हैं ये हिंदुस्तान के अंदर डेवलप की गई हैं, जो नए तकाज़ों को, यूरोप और अमेरिका की मांग जो है, डिमांड जो है आम के ताल्लुक से, उनको पूरा करती हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश? इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी समत में तरक्की हुई है। पाकिस्तान में 2 नई वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं, जैसे अजीम चौसा और नील सिंधली। और इस तरह बांग्लादेश में हमने पिछले प्रोग्राम में भी उस वैरायटी का हवाला दिया था, साल में 2 फसलें देने वाली वैरायटी, जिसका नाम मेहदी मैंगो 2 है। जी, मेहदी मैंगो 2।
उसके अलावा वहाँ जो बांग्लादेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 3 वैरायटीज़ और आम की डेवलप हुई हैं, नई वैरायटीज़ हैं और अच्छी वैरायटीज़ हैं। ठीक है, आपने साउथ एशिया के बारे में कुछ जानकारी दी, इसके अलावा कोई और सजेशंस आपके? 2 अहम बातें यहाँ परवेज साहब मैं और कहना चाहूँगा कि जो इस रीजन की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट के लिए यूरोप, यूके, अमेरिका और दूसरे ममालिक में ज़बरदस्त प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे मैंगो मेले, मैंगो फेस्टिवल्स, नुमाइशें आम के ताल्लुक से लगाई जानी चाहिए, जिसमें हिंदुस्तानी आमों का लोग जायका भी चखें, उनके रंग और रूप, ताकि उनमें इंडियन वैरायटीज़ के तई एक अवेयरनेस भी हो और एक शौक जागे। ये अच्छी बात कह रहे हैं। यहाँ लंदन में अक्सर ये मैंगो फेस्टिवल्स होते हैं। इसके अलावा यूएस और यूरोप और यूके के अलावा भी नए नए मार्केट एक्सपोर्ट के लिए तलाश किए जाने चाहिए। तो मेहर आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम की बिजनेस पर क्या दिलचस्प बातें हुई हैं और मुझे पता है कि आप थोड़ी ही देर में इस पॉडकास्ट के जो लिसनर्स हैं उनकी फीडबैक लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। आप सुन रहे हैं सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज आम नामे का 6वां एपिसोड। मेहर आलम खान के साथ आम नामे के आइंदा एपिसोड्स में आम की पाल लगाने के मामले में पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर भी बात होगी। अभी आम के रोमांस के हवाले से कुछ बात करना चाहते हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने ब्रॉडकास्टर अचला शर्मा से धर्मवीर भारती की मशहूर कविता कनुप्रिया का एक हिस्सा आम्रबौर का गीत सुना था। आज अचला शर्मा सुना रही हैं इसी कविता से एक और अंश, आम्रबौर का अर्थ। आम के बौर की महक तुर्श होती है। तुमने अक्सर मुझ में डूब डूब कर कहा है कि वह मेरी तुर्शी है जिसे तुम मेरे व्यक्तित्व में विशेष रूप से प्यार करते हो। आम का वह पहला बौर मौसम का पहला बौर था, अछूता, ताज़ा, सर्वप्रथम। मैंने कितनी बार तुम में डूब डूब कर कहा है कि मेरे प्राण, मुझे कितना गुमान है कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अछूता था, ताज़ा था, सर्वप्रथम प्रस्फुटन था। तो क्या तुम्हारे पास की डार पर खिली, तुम्हारे कंधों पर झुकी वह आम की ताज़ी क्वारी तुर्श मंजरी मैं ही थी और तुमने मुझसे ही मेरी मांग भरी थी? यह क्यों मेरे प्रिय? क्या इसलिए कि तुमने बार बार ये कहा है कि तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए मुझे प्यार करते हो? और क्या तुम इसी का प्रमाण दे रहे थे जब तुम मेरे ही निजत्व को, मेरे ही आंतरिक अर्थ को मेरी मांग में भर रहे थे? और जब तुमने कहा कि माथे पर पल्ला डाल लो, तो क्या तुम चिंता कर रहे थे कि अपने इसी निजत्व को, अपने आंतरिक अर्थ को मैं सदा मर्यादित रखूं, रसमय और पवित्र रखूं, नववधू की भांति? हाय, मैं सच कहती हूँ, मैं इसे नहीं समझी, बिल्कुल नहीं समझी। यह सारे संसार से पृथक पद्धति का जो तुम्हारा प्यार है ना, इसकी भाषा समझ पाना क्या इतना सरल है? तिस पर मैं बावरी जो तुम्हारे पीछे साधारण भाषा भी इस हद तक भूल गई हूँ कि शाम ले लो पुकारती हुई हाट बाट में, नगर डगर में अपनी हंसी कराती घूमती हूँ। फिर मैं अपनी मांग पर आम के बौर की लिपि में लिखी भाषा का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझ पाई, तो इसमें मेरा क्या दोष मेरे लीला बंधु? आज इस निभृत एकांत में तुमसे दूर पड़ी हूँ और तुम क्या जानो कैसे मेरे सारे जिस्म में आम के बौर टीस रहे हैं और उनकी अजीब सी तुर्श महक तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णतः बांध कर भी संपूर्णतः मुक्त छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है प्रिय? क्या हर बार इस दर्द के नए अर्थ समझने के लिए? आम्रबौर का अर्थ अचला शर्मा पेश कर रही थी धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया से ये अंश। अब चलते हैं साजिद रजा खान साहब की महफिल में। ये नज़्म अहमद अलवी साहब की है, मज़ाहिया शायर हैं। नज़्म का उन्वान है आम का कसीदा। शाह ज़फ़र को इश्क़ है, शाह ज़फ़र को इश्क़ है, गालिब को प्यार है।
शाहे ज़फ़र को इश्क है, गालिब को प्यार है, आमों के जायके पे ज़माना निसार है। आमों के जायके पे ज़माना निसार है, खट्टा भी पुरवकार है, मीठा भी शानदार। खट्टा भी पुरवकार है, मीठा भी शानदार, हर आम में बसी हुई खुशबू यार है। हर आम में बसी हुई खुशबू यार है, और छोटे से आम में भी है जन्नत का जायका। छोटे से आम में भी है जन्नत का जायका, तरबूज मोटी तोंद लिए शर्मसार है। तरबूज मोटी तोंद लिए शर्मसार है, और सारे फलों का बादशाह यूं ही नहीं है आम। सारे फलों का बादशाह यूं ही नहीं है आम, मासूमियत भी इसकी वजह इफ्तिखार है। मासूमियत भी इसकी वजह इफ्तिखार है, और दिल्ली में एक बाग नहीं आम का मगर। दिल्ली में एक बाग नहीं आम का मगर, दिल्ली तमाम आमों से बागो बहार है। दिल्ली तमाम आमों से बागो बहार है, और माशूक अपना सिर्फ दशहरी ही नहीं है। माशूक अपना सिर्फ दशहरी ही नहीं है, लंगड़े के आशिकों की भी लंबी कतार है। लंगड़े के आशिकों की भी लंबी कतार है, और देसी की नस्ल हो या वो कलमी की नस्ल हो, देसी की नस्ल हो या वो कलमी की नस्ल हो, हर आम का शजरे नसब शानदार है। हर आम का शजरे नसब शानदार है, और गुठली को चूसना भी है, होठों को चूसना। गुठली को चूसना भी है, होठों को चूसना। चाकू से खाना आम तबीयत पे बार है। चाकू से खाना आम तबीयत पे बार है, और आमों को खा के होती है गालिब सी शायरी। आमों को खा के होती है गालिब सी शायरी, खाए ना आम उसका गधों में शुमार है। खाए ना आम उसका गधों में शुमार है, और शाहे ज़फ़र को इश्क है, गालिब को प्यार है, आमों के जायके पे ज़माना निसार है। आमों के जायके पे ज़माना निसार है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अहमद अलवी की नज़्म साजिद रज़ा खान सुना रहे थे। आमनामा प्रोग्राम के हर एपिसोड के बाद हमें आपके ख़ासे पैगामात और तबसरे मिलते हैं, और वो सब मैं मेहर आलम खान साहब के हवाले कर देता हूँ। लंदन से ममता गुप्ता आम नामे की तारीफ करते हुए फरमाती हैं कि प्रोग्राम सुनकर ज़हनो दिल में आमों की तलब और बढ़ जाती है। आमों से वाबस्ता अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए वो लिखती हैं कि मेरा बचपन रामपुर भारत में गुजरा, जहां आमों की खूब बहार होती थी। आम पाल लगाकर पकाए जाते और फिर मज़े लेकर खाए जाते। कभी अमरस बनता, कभी आम पापड़। जब से वतन छूटा, आम भी छूट गए। शेफाली फ्रॉस्ट पिछले एपिसोड पर तबसरा करते हुए लिखती हैं कि ये तो बहुत ही उम्दा एपिसोड था। कितना पुराना मजमून आप लोगों ने किस खूबसूरती से ट्रीट किया। आप लोगों की तरह जो लोग जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, उनके जहनों में ही ऐसा उम्दा मजमून आ सकता है, और वही इस खूबी के साथ उसे पेश कर सकते हैं। अमेरिका में मुकीम एम परवेज अहमद को गुज़िश्ता एपिसोड में शामिल डिप्लोमेसी से जुड़े हुए किस्से बहुत पसंद आए, और सुशील झा ने वहीं से लिखा है कि वो आमनामा सीरीज के सारे प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं। गुज़िश्ता एपिसोड में ज्योति पांडे के गायन की उन्होंने खास तौर पर तारीफ की है। और अब भारत और दुनिया के दूसरे हिस्सों में हमारे कुछ लिसनर्स के तासुरात। बिहार से कुमार राजेश कहते हैं कि अचला शर्मा ने धर्मवीर भारती की नज्म कनुप्रिया इंतहाई जानदार तरीके से पढ़ी है। आमनामा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी कायनात के जलवे उसमें सिमटते आ रहे हैं। आमनामा सुनते हुए आम के ख्यालों से ही दुनिया को खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश जहन में पैदा होने लगी है। दिव्या शिखा फरमाती हैं कि आमनामे के सभी एपिसोड्स एक से बढ़कर एक हैं। ज्योति पांडे की मधुर आवाज और अचला शर्मा का नज्म पढ़ने का अंदाज मनमोहक और दिल फरेब है। इम्तियाज खिजर कहते हैं कि आमनामे का कैनवस रोज बरोज फैलता जा रहा है। अचला शर्मा ने धर्मवीर भारती की नज्म बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ी है। प्रोग्राम सुनते हुए नजीर अकबराबादी का ख्याल आ गया। आज अगर वो जिंदा होते तो आप दोनों को सुनकर अपनी शोराए आफाक नज्म आदमी नामा की तर्ज पर एक और नज्म आम नामा लिख डालते। प्रेरणा जैन को 5वें एपिसोड में अपना नाम सुनकर अच्छा लगा। कहती हैं कि पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मुझे खासतौर पर वो हिस्सा बहुत पसंद आया जिसमें पंडित नेहरू के डिग्निटरीज को आम खाने के तरीके समझाने का जिक्र है। देवेश वर्मा कहते हैं कि हर एपिसोड के बाद सोचता हूं
कि आम से जुड़ी और क्या बात हो सकती है, लेकिन हर बार आप दोनों की गुफ्तगू मुझे अचंभे में डाल देती है। गजब की मालूमात फराहम करते हैं आप लोग। अचला शर्मा के लहजे का लुत्फ आम रूमंजरी की खुशबू से कम नहीं। पूनम कौशल फरमाती हैं कि आम नामा एक मास्टरपीस है, यानी शाहकार है। सुनकर एक तरफ दिल में आम के लिए शदीद तलब पैदा होती है, तो साथ ही साथ आपके अल्फाज से उस तलब की तसल्ली भी हो जाती है। रिपोर्टिंग के लिए जब भी जाती हूँ, ड्राइविंग करते हुए आमनामा सुनना मेरा रूटीन बन चुका है। उम्मीद है तफरीह और जानकारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रियंका मंजरी लिखती हैं कि आमनामा बहुत ही डिलाइटफुल यानी लज्जत बख्श प्रोग्राम है। तनीमा मिश्रा आमनामे की तारीफ करते हुए कहती हैं कि ये शो जारी रहना चाहिए। शगुफ्ता सिद्दी ने आमनामे पर अपनी हैरत भरी खुशी का इजहार किया है और इस सीरीज के लिए हमारा शुक्रिया भी अदा किया है। माज खान और सत्यप्रकाश ने इस प्रोग्राम में आम से मुताल्लिक फराहम की गई मालूमात और उसकी पेशकश की तारीफ की है। दीपा श्री कुमार ने अद्विक श्री कुमार और अर्जुन श्री कुमार से उनकी इस फल यानी आम और इस जबान यानी उर्दू में दिलचस्पी के पेश नज़र आम नामा सुनने की सिफारिश की है। शहनाज सिद्दीकी और सुरेश वीर सिंह राणा ने आम नामे को उम्दा प्रोग्राम बताया है। मेहर आलम खां, आप भी हमें अपनी फीडबैक राय से नवाज सकते हैं। लिखिए post@cineinc.com post@cineinc.com। आमनामे के आइंदा प्रोग्रामों में तफसील से जिक्र होने वाला है आमों के बेताज बादशाह रटौल का और हिंदुस्तान के उस कस्बे का जहां सिर्फ आम ही आम होता है। नए साल की मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अभी आमनामे के इस छठे एपिसोड से परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।